Hello, I'm back with my videos. Video number 4, because 90 plus vision, then do only 15 days of revision. Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो वीडियो आने में 2 दिन का डिले हो गया, बट मैं आपका सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम लोग केवल चैप्टर नंबर 4 की ही बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 की भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि अभिप्रेरणा और नेतृत्व दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े रिलेटेड चैप्टर्स हैं और इनकी मार्किंग भी 8 मार्क्स की ही है। इसलिए मैंने इन दोनों चैप्टर्स को एक ही वीडियो में रख लिया है, ताकि जो हमारे 2 दिन का टाइम वेस्ट हुआ है उसको हम अब जल्दी से कवर कर सकें। सेकेंड थिंग, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे सेंटर्स और बनाए गए हैं, तो इन सेंटर्स के बारे में आपको अपडेट आपका स्कूल देगा। जिन जिन स्कूल्स के आपके एडमिट कार्ड चेंज हुए हैं वो स्कूल स्टाफ डाउनलोड करके सभी बच्चों को कॉल करके बताएगा, और आपके एडमिट कार्ड जैसे आपने पहले अपने अपने स्कूल से लिए थे वैसे ही आप लोगों को लेने होंगे। ओके, तो चलिए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 और देन करेंगे हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 है आपका अभिप्रेरणा। इसमें हमारे पास है अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, ये तो चैप्टर का टाइटल है। अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, तकनीक और विचारधारा। ओके, इसमें इंक्लूड क्या क्या है, इसमें इंक्लूडेड है आपके अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा की तकनीकें, उसमें कितनी तकनीकें हैं। वित्तीय तकनीक आपको एज ए ओनली पैराग्राफ दे रखी है, जबकि अवित्तीय तकनीकों में हमारे पास 10 अवित्तीय तकनीकें हैं। इसके बाद अभिप्रेरणा की विचारधाराएं 4 हैं। मास्लो की विचारधारा, हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा, मैकग्रेगर की XY विचारधारा और विलियम आउची की Z विचारधारा। इट्स यहाँ पर आउची हो गया है, इसे आउची कर लीजिएगा। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा क्या होती है। देखो, बिल्कुल बेसिक लो, डे टू डे लाइफ में हम भी अभिप्रेरित होकर ही काम करते हैं। कैसे, स्कूल में टेस्ट हुआ नॉर्मल, हमने मम्मा को बताया कि मम्मा कल मेरा स्कूल में टेस्ट है, तो मम्मा ने क्या बोला, अच्छा अगर आप फुल आउट ऑफ फुल लेकर आओगे तो मैं आपको आपकी फेवरेट डिश खिलाऊंगी या फिर मैं आपको आउटिंग पर लेकर जाऊंगी। ठीक है, तो आपकी मम्मा ने आपको क्या दिया, आपकी मम्मा ने आपको अभिप्रेरित ही करा है। आई बात समझ में। यानी कि आपको अपने लक्ष्य की और उन्होंने क्या करा, अग्रसर करा किसी चीज़ का एक तरीके से लालच देकर। ये बिल्कुल साधारण शब्दों में आपके लिए अभिप्रेरणा का अर्थ है। अब हम बुक की लैंग्वेज में बात करें तो सामान्य शब्दों में अभिप्रेरणा से आशय एक आंतरिक इच्छा या भावना से है, जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। क्लियर। यही बात हमने बिल्कुल एक बेसिक वे में की। जैसे अभिप्रेरणा से आशय क्या है, एक आंतरिक इच्छा। आपकी मम्मा ने जान लिया कि आपको घूमने की इच्छा है, तो उन्होंने उसी चीज़ से आपको रिलेट करते हुए लालच दिया। हो सकता है आपको कोई गेम चाहिए हो या फिर XYZ जो भी आपको चीज़ पसंद है, आपकी मम्मा ने आपको उसी के लिए बोला कि आप अगर फुल आउट ऑफ फुल लेकर आओगे तो मैं आपको वो चीज़ दूंगी। उससे क्या हुआ, वो आपकी इच्छा या भावना एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई। ओके, और इसके अलावा क्या हुआ आपके साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड होने के साथ ही आपकी मम्मा को आपके अभिप्रेरणा किस चीज़ की कमी है वो भी मालूम चल गया। किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित वो करती है। आई होप समझ में आया होगा। अन्य शब्दों में अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और उसके द्वारा किए गए कार्य निष्पादन में जो अंतर होता है उसको न्यूनतम करने का कार्य करती है। अब इसी को जो हमने एग्जाम्पल दिया था, देखो अभी आप क्या करते, आपकी मम्मा को आपने बताया, पर आपकी मम्मा ने क्या करा कि ठीक है पढ़ाई करो और एग्ज़ाम दो। मम्मा ने आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ नहीं कहा, तो आप क्या सोचोगे, ठीक है यार टेस्ट देना है दे लेंगे। ओके, पर वहीं मम्मा ने आपको क्या बोला कि नहीं मैं आपको आउटिंग पर लेके जाऊंगी या फिर आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो दिलाऊंगी, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि अच्छा अगर मैं फुल आउट ऑफ फुल लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो वहीं पर थोड़ा क्या होगा, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। इसलिए तो जहाँ हम डल होकर सोच रहे थे कि ठीक है यार पढ़ लेंगे, पर आप क्या सोचोगे कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे मार्क्स लेकर आने हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो व्यक्तियों को संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित करती है। यहाँ पर देखो संगठन वर्ड जुड़ जाता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें किसके बारे में बात करते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर संगठन वर्ड जुड़ जाता है। जबकि अभिप्रेरणा हमारी डे टू डे लाइफ में भी होती है। अब आपके पास है परिभाषाएं। परिभाषा में फर्स्ट है आपकी स्टैनले वेंस के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को
इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति क्या हो, कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। आई बात समझ में? कोई भी ऐसी इच्छा या भावना जो किसी व्यक्ति की इच्छा को ही परिवर्तित कर दे। अभी आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर जैसे ही मम्मी ने लालच दिया आपकी पढ़ने की इच्छा होने लग गई, वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं, क्योंकि क्या हुए, आप अभिप्रेरित हो गए। बिल्कुल बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग ये डेफिनेशन है, तो ये सब बच्चे अच्छे से याद करके जाएं स्टैनली वेंस के अनुसार। क्लियर? फिर है आपका कुंट्ज और ओडोनेल के अनुसार, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही क्या है, अभिप्रेरणा। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। यानी कि एक प्रबंधक को क्या चाहिए, अपनी संस्था में किस तरीके से काम करवाना है, उसी तरीके से कार्य करवाने के लिए जब वो अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, तो कुंट्ज और ओडोनेल के अनुसार उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। देखो, हर प्रबंध शास्त्री ने क्या करा है, अपनी रिसर्चेस करी है और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही ये थ्योरीज दी हैं। मैकफार्लेन के अनुसार अभिप्रेरण मूलतः मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने या ना करने हेतु प्रेरित करती है। सेकंड थिंग ये है कि अभिप्रेरणा जरूरी नहीं है कार्य करने के लिए ही प्रेरित करे, अभिप्रेरणा कार्य न करने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। उसका एग्जाम्पल जब आगे उसकी विशेषताएं आएंगी तब मैं आपको दूंगी। विलियम जी स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये कुछ कैसी हुई आपकी, स्टैनली वेंस और कुंट्ज और ओडोनेल का क्या हुआ, मिक्सिंग सा हो गया। क्लियर? पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी ज़्यादा है, कुंट्ज ओडोनेल वाली और स्टैनली वेंस की। ये दोनों तो आप बिल्कुल तोते की तरह याद कर जाइएगा, क्योंकि ईजी भी है और आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगी। क्लियर? अब है आपके विलियम जी स्कॉट के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को, ये वाली हमने कर ली। विलियम ग्लूक के अनुसार अभिप्रेरण वह आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित और क्रियाशील रखती है। ये देखो, ये थोड़ी सी क्या हो गई, टिपिकल सी हो गई, फिर मैं समझा देती हूँ, पर इसको लर्न करने की नीड नहीं है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रवाहित और क्रियाशील रखती है। बहुत बार इंसान क्या होता है, डल हो जाता है, काम नहीं करना, नीरसता से उसमें आ जाती है, बट जैसे वो मोटिवेट होता है तो क्या करता है, वो अपना काम करना वापस स्टार्ट कर देता है। आई होप पांचों डेफिनेशंस आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जो मेरा ग्रुप लिंक है वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ पर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन ये सब कर सकूँ। इसके अलावा आज मैंने इस वाली वीडियो में 2 चैप्टर रख लिए हैं, तो इस अकॉर्डिंग मेरे 15 डेज के सेशन में एक वीडियो क्या होगी, ब्लैंक होगी। उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखे जाएं उनकी बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने न्यूज़पेपर रीड किया हो तो आपके पेपर वापस नए छप रहे हैं। ओके, तो हो सकता है क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आपके सेशन में रखूँगी। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, फर्स्ट है सतत प्रक्रिया। अभिप्रेरणा निरंतर रूप से चलती रहती है, कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं, संस्था में उद्देश्य प्राप्ति की ओर वो लोग अग्रसर रहते हैं। उनको अभिप्रेरणा देना जरूरी है ताकि वो लोग क्या करें, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करते रहें। अतः अभिप्रेरणा कभी भी रुकती नहीं है। मनोवैज्ञानिक अवधारणा, अभिप्रेरणा मनुष्य को दी जाती है। ठीक है, और मनुष्य का क्या है, मस्तिष्क और उसकी जो मन की आंतरिक स्थिति होती है उसको परिवर्तित करके काम करवाने के लिए अभिप्रेरणा दी जाती है। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा। अपन कहते हैं ना कि यार मम्मी ने लालच दिया, मेरा तो माइंडसेट ही चेंज हो गया, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो कुछ भी करके मार्क्स लेकर ही आने हैं। तो क्या हुई, आपकी जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है वो ही तो बदली। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, अभिप्रेरणा क्यों दी जाती है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। अभिप्रेरणा क्या है, एक तरीके से जब मम्मा ने आपको बोला कि मैं आपको आपका प्राइज़ दूंगी, आपके मार्क्स भी आए, उससे क्या हुआ, मदर सेटिस्फाई हुई और आपको प्राइज़ मिला, उससे क्या हुए, आप सेटिस्फाई हुए। तो अभिप्रेरणा क्या करती है, मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करती है। व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि, एक इंसान अभिप्रेरित होने के बाद ज़्यादा अच्छे से काम करता है बजाय अभिप्रेरित नहीं होने की कंडीशन में। प्रबंधकीय सफलता का कारण, जब प्रबंधक अपने सभी कर्मचारियों को अच्छे से मोटिवेट करेंगे, सभी कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे, संस्था के उद्देश्य हमें समय से प्राप्त होते रहेंगे, तब ये क्या कहलाएगा कि एक संस्था में प्रबंध बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अभिप्रेरणा कारण नहीं अपितु क्या है, एक परिणाम। अभिप्रेरणा कारण नहीं अपितु परिणाम है। जैसे मैंने बताया आपको, मम्मा ने कहा कि आपको आपका गिफ्ट मिलेगा, वो क्या है, आपका परिणाम, और आपके लिए क्या है, वो अभिप्रेरणा। जैसे ही आपने मम्मा का काम किया, आपको प्राइज़ मिल गया, यानी कि आपकी अभिप्रेरणा आपको मिल गई। आई बात समझ में? एक था कि अभिप्रेरणा जरूरी नहीं है कार्य करवाने के लिए ही प्रेरित करे, नहीं करवाने के लिए भी प्रेरित करती है। कैसे, आपकी मम्मा ने जैसे मान लीजिए क्या बोला कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना कम कर दोगे
ठीक है, तो मैं आपको टैब दिलवा दूंगी, टैबलेट या फिर आपका जो भी आपको फ़ोन चाहिए या कुछ भी, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने क्या, अब आपको अभिप्रेरित किस चीज़ के लिए करा, कोई काम नहीं करने के लिए। आ रही बात समझ में? तो अभिप्रेरणा दोनों प्रकार की होती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, ठीक है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि अगर अब आपने किसी को गलत शब्द कहे या मारा तो मम्मा क्या कहती है, मैं आपको डांटूंगी। आई बात समझ में? तो ये भी क्या है, ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का पैटर्न है। अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व, देखो जब भी महत्व की बात आए तो हमेशा सीधे ऐसा नहीं कि आपने पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर दिए, हमेशा उसके बारे में 2-3 लाइनें जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको याद हो पहले वो लिखो ऊपर, फिर लिखो कि हम XYZ जो भी चीज़ की महत्व है उनको निम्न बिंदु से समझ सकते हैं। सेकेंड थिंग, BST में जितना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे उतने अच्छे मार्क्स आने के आपके चांसेस होते हैं, और ये बात मैं हमेशा मेरी हर वीडियो में बोलती हूँ। अभिप्रेरणा की आवश्यकता और महत्व में देखो, पहला, प्रबंध का हृदय अभिप्रेरणा को माना है, और किसने कहा है, रेंसिस लिकर्ट ने। एक क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे मेरे अकॉर्डिंग मैं यही की है आपको बताते चलूंगी, आप अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठो। आ रही बात समझ में? देखो BST ऐसे सब्जेक्ट इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इसको पासबुक से पढ़ोगे तो ये बिल्कुल एक बोरिंग हिस्ट्री की तरह आपको लगने लगेगा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि प्रबंध का हृदय किसे कहा गया है, अभिप्रेरण को। क्लियर? रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को क्या कहा है, ये भी 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन घुमा दिया। क्लियर? अब देखो, उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव सजीव और सक्रिय साधन है। अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य को सक्रिय और गतिशील बनाए रखा जा सकता है। यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करे तो उत्पादन के अन्य साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग एवं संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से संभव हो जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए उपक्रम के प्रत्येक कर्मचारी को अभिप्रेरित करना नितांत आवश्यक होता है। अभिप्रेरणा का संबंध किससे है, मानवीय पहलू से। जानवरों को आप अभिप्रेरित नहीं कर सकते, ना अपने मशीन को, ना अपने कंप्यूटर को। अभिप्रेरण से व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि की जाती है और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। यदि किसी उपक्रम के कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो उनकी योग्यता और कार्य क्षमता में निरंतर क्या होता जाएगा, ह्रास। इसलिए एलन ने लिखा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल नीरस से हो जाएंगे, वो काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो जब भी महत्व का पॉइंट आए तो आप क्या लिखेंगे, अभिप्रेरण के महत्व को व्याख्यात करते हुए रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय माना है, क्योंकि जिस संस्था में जितने अधिक कर्मचारी अभिप्रेरित होकर काम करेंगे वहाँ के लक्ष्यों की प्राप्ति में उतनी ही आसानी होगी, तथा अभिप्रेरण के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि हमें लिखने कितने एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो 6, और इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट्स आपके लिए बहुत है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक अभिप्रेरित कर्मचारी को इसलिए करा जाता है ताकि वो जो भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में अपना पूर्ण योगदान दे। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा मिलने के बाद कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि होती है। संसाधनों का सदुपयोग, एक कर्मचारी जितना अभिप्रेरित होकर काम करता है उसकी कार्य क्षमता भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जब कार्य क्षमता बढ़ती है तो संसाधनों का सदुपयोग स्वतः ही होने लगता है। मनोबल में वृद्धि, मनोबल क्या होती है, अभिप्रेरणा और मनोबल में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है। मनोबल में वृद्धि होगी, अभिप्रेरित होगा व्यक्ति तो वो क्या करेगा, काम अच्छे से करने की कोशिश करेगा, और काम अच्छे से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपना मन तो बदलना ही बदलना पड़ेगा। मनोबल और आपके अभिप्रेरणा अलग अलग होती है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद है कर्मचारी आवर्तन में कमी। किसी संस्था के कर्मचारी जितने ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे वह उसी संस्था में रहने की कोशिश करेंगे तथा वह संस्था छोड़कर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, अतः कर्मचारी आवर्तन में कमी आएगी। कर्मचारी आवर्तन का आशय किसी बच्चे को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। कर्मचारी आवर्तन का आशय होता है कर्मचारियों का बार बार आने जाने की जो दर होती है वह कहलाती है कर्मचारी आवर्तन, यानी कि एम्प्लॉयज़ बार बार छोड़कर जा रहे हैं, नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं, वापस छोड़कर जा रहे हैं और वापस ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये संस्था के लिए क्या होती है, बहुत ही हानिकारक स्थिति होती है। संस्था की ख्याति में वृद्धि, ऑटोमेटिक सी बात है, संस्था में सभी कर्मचारी अभिप्रेरित हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, संसाधनों का सदुपयोग हो रहा है, कार्यकुशलता से काम हो रहा है, तो संस्था के लाभ बढ़ेंगे और संस्था की ख्याति भी बढ़ेगी। परिवर्तनों में सुविधा, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके परिवर्तन लागू करने में आसानी रहती है, क्योंकि वो नई चीज़ सीखने में क्या करते हैं, वे नई चीज़ सीखने में फिर मना नहीं करते। अब है आपके अभिप्रेरणा की तकनीकें। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न साधनों और तकनीकों को अपनाया जाता है। जैसे आपकी मम्मी ने अपनाने के लिए क्या करा, आपका फेवरेट गिफ्ट दिया, पर हमेशा एक ही गिफ्ट तो नहीं चलेगा, तो आपकी मम्मी को भी क्या करना पड़ेगा, वो गिफ्ट चेंज करते रहने पड़ेंगे। वैसे ही क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को
भी अभिप्रेरित करने के लिए एक संस्था को नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। उन तरीकों को दो भागों में बांटा है, वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक। अब वित्तीय तकनीक से तो हमें साफ साफ मालूम चल ही रहा है, वित्त यानी कि पैसा, कि जो तकनीकें सीधे सीधे पैसे से, मनी से, बोले तो कैश से रिलेटेड हो, वो क्या है आपकी वित्तीय तकनीक। भाई पैसा क्या होता है, सब लोगों का माइंडसेट एकदम से चेंज कर देता है, और हम तो पढ़ी भी रहे हैं। कर्मचारी अभिप्रेरण में वित्तीय तकनीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंध विचारकों ने सर्वसम्मति से वित्तीय तकनीकों के महत्व को स्वीकार किया है। देखो इतना कुछ नहीं, ये जो 3 लाइन है ये मुझे लगता है कि केवल बुक के अंदर है ना, एक्स्ट्रा वर्ड्स बढ़ाने के लिए और बुक का वेट बढ़ाने के लिए दी जाती है। आई बात समझ में, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करो। वित्तीय तकनीकों से आशय उन तकनीकों से है जो कि प्रत्यक्ष रूप से धन से संबंध रखती हैं। क्लियर। वित्त से व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक और विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव है। अतः वित्तीय तकनीकें अभिप्रेरण के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल में क्या क्या आता है वित्तीय तकनीकों के। उच्च वेतन, भाई अगर दो कंपनियों में कंपेयर करें, दोनों कंपनियों को सेम काम है, सेम टाइम शेड्यूल उन्होंने दिया कि 10 से 5 आपको हमारी कंपनी में काम कर रहा है, पर एक कंपनी तो उसी काम की 15,000 दे रही है और एक कंपनी 12,000 दे रही है, तो आप 12 वाली में जाना पसंद करोगे या 15 वाली में? ऑफकोर्स ही बात है 15 वाली में। क्लियर। तो उच्च वेतन देकर। वेतन वृद्धि, एक कंपनी है कि वो हर 6 महीने में आपका इंक्रीमेंट कर रही है, कंपनी वो 2-2 साल में भी नहीं करती। बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेचुइटी, बीमा, भविष्य निधि, अंशदान, विशेष वेतन वृद्धि, ये सब सीधे सीधे धन से प्रत्यक्ष रूप से आपसे रिलेट करते हैं, अतः ये वित्तीय तकनीकें हैं। याद कर लेना, उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, ग्रेचुइटी, बीमा, भविष्य आदि। ओके। इसकी बात करें अवित्तीय तकनीकों की। अवित्तीय तकनीकें वित्त से संबंध ना रख के मनुष्य के किसी संबंध रखती है, मनोविज्ञान से संबंध वो रखती है। एक पॉइंट पर आकर मनुष्य की क्या होती है, वित्तीय आवश्यकताएं क्या होती है, एक तरीके से पूर्ण होने लगती है, तब उसको क्या लगता है फिर कुछ और उसका जागृत होता है। जैसे मान लो किसी इंसान की बहुत अच्छी इनकम है, वो साल के 10-15 लाख कमा रहा है, तो ऐसा होगा कि ठीक है, मतलब मनुष्य की इच्छा कभी पैसों से नहीं भरती, पर फिर भी एक लेवल के बाद उसको अगर क्या लगता है कि मुझे प्रेस्टीज मिलनी चाहिए, मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ तो मैं मेरी लाइफ को एंजॉय करूँ, आज बात समझ में, समाज में मेरा एक अलग रुतबा हो। ठीक है। जो व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती है। अवित्तीय तकनीक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की हो सकती है। अवित्तीय तकनीक में व्यक्तिगत संपर्क, पदोन्नति, विकास के अवसर, कार्य विस्तार आदि शामिल किए जा सकते हैं, और सामूहिक अवित्तीय तकनीक में समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन, सभाएं और सामूहिक प्रशिक्षण आदि शामिल किए जाते हैं। देखो अवित्तीय तकनीक भी आपकी क्या हो गई, 2 पार्ट्स में बट गई। कैसे कैसे? एक तो व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक और एक सामूहिक अवित्तीय तकनीक। आई बात समझ में, इसको भी लर्न कर लेना कि व्यक्तिगत अवित्तीय तकनीक में क्या क्या शामिल हो गया, पदोन्नति, विकास के अवसर, कार्य विस्तार। क्लियर। और सामूहिक अवित्तीय तकनीक में क्या क्या शामिल हो गया, समूह चर्चा, सहभागिता, सम्मेलन, सभाएं। सहभागिता, लास्ट वीडियो में हम बात करी थी पहल वाले पॉइंट की, इनिशिएटिव। जब एक एम्प्लॉय को अपने से उच्च स्तर के एम्प्लॉयज़ के साथ बैठने को मिलता है, बातें शेयर करने को मिलती है, आइडिया शेयर करने को मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो क्या था, पहल, और यहाँ पर वो क्या हो जाती है, सहभागिता। अभिप्रेरणा की आपकी तकनीकें, देखो जब भी एग्जाम में अगर आता है कि अभिप्रेरणा की तकनीकें बताइए, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। वित्तीय तकनीक में हमने पढ़ लिया था उच्च वेतन, वेतन वृद्धि, बोनस, लाभों में हिस्सेदारी, पेंशन, बीमा और भविष्य निधि। ओके। अब अवित्तीय तकनीकों में आपके पास ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं पूरे 10 पॉइंट, तो मैं एक एक बता देती हूँ आपको। सबसे पहला है आपका पद और सेवा सुरक्षा। देखो कर्मचारी को निरंतर स्थायी रूप से कार्य उपलब्ध करवाकर क्या की जाती है, उन्हें सेवा सुरक्षा दी जाती है, यानी कि किसी एम्प्लॉय को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी जॉब चली जाएगी। क्लियर। और इसके बाद है आपका प्रशंसा और सम्मान। किसी भी इंसान को उसकी प्रशंसा बुरी नहीं लगती, सबको क्या होती है, प्रशंसा अच्छी लगती है। जब कोई कर्मचारी अपने कामों को बहुत अच्छी तरीके से करे तो प्रबंधन का क्या दायित्व बनता है कि वो उसकी प्रशंसा करे, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे अगर छोटी कंपनी है तो अपने छोटे तरीके से करे, बड़ी कंपनी है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट देकर या फिर अलग से कुछ सम्मानित कर कर। आई बात समझ में। तो ये भी क्या है, आपके अवित्तीय तकनीकें हैं जो इंसान को अभिप्रेरित करती हैं। प्रबंध में सहभागिता, ये मैंने आपको बता ही दिया क्लियर कि जब एक प्रबंधक एक छोटे स्तर के प्रबंधक को या कर्मचारी को बड़े स्तर के कर्मचारी के साथ बैठकर बात करने का मौका मिलता है, आइडिया शेयर करने का मौका मिलता है, तब अलग ही मनोवैज्ञानिक स्थिति उसकी बदल जाती है। ठीक है। उसकी क्या होती है, संस्था के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ती है, क्योंकि उसे लगता है कि यार जब इतने बड़े कर्मचारी के साथ मैं बैठ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी इंपॉर्टेंस इस कंपनी में है, तो वो अच्छे से काम करता है। प्रभावी नेतृत्व और पर्यवेक्षण, जो
नेतृत्व क्या करता है, अपने कर्मचारियों को अच्छे से अभिप्रेरित करता है, तो ऑटोमेटिक वो प्रभावी नेतृत्व हो जाता है। अच्छा नेतृत्व संस्था में मानव के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि और निरीक्षण कार्य में उनके साथ सदव्यवहार करता है, जिससे क्या होती है, श्रम संबंधों में मधुरता आती है। एक तो बहुत हिटलर सा क्या हो, मैनेजर हो कि किसी की सुनता ही नहीं, सिर्फ अपनी अपनी चलाता है, तो उससे कर्मचारी अभिप्रेरित भी नहीं होंगे। मजबूरी में हो जाए वो बात अलग है, लेकिन दिल से वो कभी राजी किसी भी काम के लिए नहीं होंगे। अधिकार प्रत्यायोजन, किसी कर्मचारी को केवल अधिकार सौंपना पर्याप्त नहीं होता, ठीक है, उससे इस उत्तरदायित्व को भी क्या देना चाहिए, उत्तरदायित्व भी देना चाहिए। जैसे हेनरी फॉल का सिद्धांत था, इससे क्या होता है, हमेशा उत्तरदायित्व और अधिकार हमेशा साथ साथ चलते हैं। ओके, कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कार्य विस्तार क्या होता है और कार्य परिवर्तन क्या होता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए कार्य विस्तार और कार्य परिवर्तन भी क्या है, उपयोगी उपाय। कार्य परिवर्तन के अंतर्गत लगातार एक ही काम करने से इंसान बोर होने लगता है, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा काम चेंज करके उसका एक नया एनवायरनमेंट दे, उसका माइंड चेंज करें। क्लियर। और कार्य विस्तार यानी कि उसके काम में क्या हो, थोड़ा उसका लेवल और बढ़ा दिया जाए, तो इससे भी क्या होता है, इंसान का माइंडसेट चेंज होता है और वो अभिप्रेरित होता है। समूह चर्चा, समूह चर्चा के अंतर्गत कर्मचारियों को एक विशेष वर्ग या समूह के साथ सामूहिक विषय पर विचार मंथन करने बोला जाता है, जिससे सभी कर्मचारी अपने विचार रखने का उनको अवसर मिलता है। हो सकता है कि मान लो कोई करंट क्या चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्हें वही टॉपिक दे दिया कि आप समूह चर्चा करो, हमें आपका क्या बताना, केवल कंक्लूजन बताना। तो जब आपको एक ग्रुप में बैठने का मौका मिला, तो आपने क्या करा, आपने भी विचार रखे, तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट किससे रिलेट कर रहा है, आपके प्रबंध सहभागिता से एक तरीके से रिलेट कर रहा है, ये उसी का छोटा रूप है। विकास के अवसर, कर्मचारियों की योग्यता और कौशल विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करके ही अभिप्रेरित किया जा सकता है। इस हेतु संस्थान द्वारा कर्मचारियों के शिक्षण प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां, संस्थान के बहुत से कर्मचारी योग्य दक्ष होने के बावजूद भी पूर्ण मनोयोग से काम नहीं करते। ऐसे कर्मचारी को अभिप्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे अगर आप लोग मैकडी वगैरह भी गए हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर क्या लिखा होता है, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, ठीक है, कभी नोटिस करना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। वो सब क्यों होता है, ताकि एम्प्लॉयज़ में आपस में कॉम्पिटिशन बना रहे, और साथ ही साथ एम्प्लॉय का खुद से भी कॉम्पिटिशन बना रहे। क्यों, क्योंकि वो क्या सोच सकता है कि यार लास्ट वीक जब मैं क्या बना था, स्टार ऑफ द वीक बना था, तो मैं इस वीक क्यों ना बनूं, इस वीक में और अच्छा करूं। क्लियर। तो प्रतिस्पर्धा चुनौतियां भी एक अभिप्रेरित करने का अच्छा तरीका होती है। स्वस्थ वातावरण, जितना स्वस्थ वातावरण संस्था का रहेगा, कर्मचारी उतने ही संतुष्ट आपके रहेंगे। अभिप्रेरणा का तकनीकें भी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब आएंगे आपकी अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। किसी को लग रहा होगा, मतलब यानी कि जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो की मैम बहुत तेज चल रही है, तो बच्चों ये हमने साल भर पढ़ा है, यहाँ पर हम केवल क्या कर रहे हैं, एक तरीके से केवल रिवाइज कर रहे हैं, ताकि हमें रिकॉल होता जाए। ओके। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बताइए कि मैम ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे ज्वाइन करो। उसके साथ हैप्पी चैटर्स करके मेरा ग्रुप अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम हमेशा शेयर करो। एनी टाइम आप जब भी शेयर करोगे, विद इन 1 आवर और 2 आवर आपको वहाँ पर हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। अभिप्रेरणा की विचारधारा है मास्लो की, हर्जबर्ग की, मैकग्रेगर की और विलियम आउची की। देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। मास्लो की विचारधारा का नाम क्या है, ठीक है, मास्लो की विचारधारा का नाम क्या था, मास्लो ने कौन सी दी थी, आवश्यकता अनुक्रम की विचारधारा दी थी। द्विघटक विचारधारा किसने दी, हर्जबर्ग ने दी। मैकग्रेगर ने कौन सी दी, एक्स वाई विचारधारा दी। विलियम आउची ने कौन सी दी, जेड विचारधारा दी। या फिर जेड विचारधारा किसके द्वारा दी गई है। अब देखा जाए तो इन्हीं में घूम फिर के कितने आपके 4 से 6 क्वेश्चन क्रिएट हो गए। 4 बार तो प्रबंध शास्त्रियों का नाम लेकर उनकी क्या पूछी जा सकती है, विचारधाराएं कौन सी है, और 4 बार विचारधाराओं का नाम लेकर क्या पूछा जा सकता है कि उनके फाउंडर्स कौन है। तो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए केवल इन 4 लाइनों में। और देखा जाए तो 4 लाइनें भी नहीं है, केवल कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो याद कर लो, मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम, हर्जबर्ग की द्विघटक, मैकग्रेगर की एक्स वाई और विलियम जी आउची की जेड विचारधारा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा। मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। इसका प्रतिपादन करा अब्राहम एच मास्लो ने, कब करा, सन 1943 में। मास्लो ने 1943 में आवश्यकता अनुक्रम विचारधारा का प्रतिपादन करा। ठीक है, ये विचारधारा क्या बताती है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, वह उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। मास्लो के मतानुसार यदि यह ज्ञात कर लिया जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो उस अधूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करके व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। जैसे आपकी मम्मा ने, मैंने बताया कि हमेशा एक ही लालच से तो आप भी
क्या करोगे, बोर हो जाओगे, तो आगे मम्मा भी क्या करती रहेंगी, अपने लालच को चेंज करती रहेंगी और आपको नए नए प्राइजेस देती रहेंगी। वैसा एक संस्थान में होता है, एक एम्प्लॉय अपनी आवश्यकताओं को मास्लो के अनुसार वो क्रम में रखता है कि सबसे पहले उसको क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए, बाद में क्या चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करते उन्होंने 5 आवश्यकताओं को बताया है जिसको उन्होंने एक अनुक्रम में रखा है। देखो अब आपका बताता है मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम। पहली है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि जो सिंपल आपके शरीर से, यानी कि एक एम्प्लॉय के शरीर से रिलेट करें, वो क्या होती है, शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले सर्वाइव तो करे, कम से कम वो रह रहा है, वो जीवित है, वही बहुत है। उसके लिए बेसिक नीड्स क्या है, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वच्छ हवा, धूप, ये सब शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शारीरिक आवश्यकताएं। क्लियर। अब जैसे ही एक इंसान की पूरी हुई, फिर वो क्या थोड़ा और ऊंचा सोचने लगता है, फिर वो किसकी ओर जाता है, सुरक्षात्मक। अब वो क्या सोचता है कि भावी शरीर या मानसिक संकट का भय उसको उत्पन्न होने लगता है कि यार फ्यूचर में मेरा क्या होगा, अभी तो मैं सही से रह रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या मेरे पास कुछ है या नहीं है। तो फिर एक नई आवश्यकता क्रिएट होती है। फिर वो चाहता है सामाजिक की ओर, कि जब ये नीचे वाले दोनों कंप्लीट हो गई, ठीक है, इसके बाद वो किसकी तरफ गया, सामाजिक की ओर। सामाजिक में क्या आता है, समाज के लोगों के बीच में रहकर उनके मध्य मान सम्मान पाना, ठीक है, स्नेह पाना, प्यार अपना। तो देखो एक नॉर्मल अगर हम भी सुनते हैं तो क्या होता है, अगर कोई अच्छी पोस्ट पर इंसान है, क्लियर, तो उसकी समाज में क्या होती है, एक अलग ही प्रेस्टीज होती है कि यार वो सर तो मजिस्ट्रेट हैं, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, फिर वो मैनेजर हैं। तो इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से ही किसी इंसान को देखकर बदल जाता है। तो वो होती है सामाजिक आवश्यकताएं। अब जो इतने अच्छे ओहदे पर है उसके लिए पैसा इतना क्या करता है, मैटर नहीं करता, जितनी उसकी रेस्पेक्ट वहाँ पर वैल्यू करती है। फिर आती है अहंकारी आवश्यकताएं। अहंकार यानी कि ईगो। क्लियर। सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब क्या आया, ईगो और उसका स्वाभिमान यानी कि एस्टीम। अहम और स्वाभिमान बोथ आर डिफरेंट थिंग्स इन योर रियल लाइफ और इन दिस थ्योरी। ओके, याद रखना। इस आवश्यकता में व्यक्ति कार्यरत संस्थान में पद, मान, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, निर्णय अधिकार आदि की इच्छा क्या करता है, करने लगता है। इन आवश्यकताओं में व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है, यानी कि भाई मैं बेस्ट हूँ। एक तरीके से यहाँ पर वो आती है कि ठीक है जो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं वो तो है, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ मैं हूँ, ऐसी थिंकिंग रखने लग जाता है। व्यक्ति की इनमें से कुछ आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है और संभव है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन पर्यंत भी संतुष्ट ना हो। इस आवश्यकता की पूर्ति तो विशेष योग्यता और क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। यानी कि एक मान लो एक संस्था है, उसमें बहुत जो हायर पॉइंट पे बंदा काम कर रहा है ना, हो सकता है कि उसकी वो ये वाली इच्छा पूरी हो, बाकी नॉर्मल एक जो नॉर्मल लेवल पे काम कर रहा है वो एम्प्लॉय ऐसी इच्छाओं को पूरी करने में उसकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। फिर आती है लास्ट में आत्मविश्वास, आत्म विकास की आवश्यकता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। मास्लो क्या कहते हैं कि आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में ये क्या होती है, सबसे अंतिम आवश्यकता है। आत्मविकास की आवश्यकता आशय क्या है कि व्यक्ति की उस आवश्यकता जिसमें एक व्यक्ति वह जो बनना चाहता है, जो वह बन सकता है, अर्थात उसके लिए उसमें क्षमता योग्यता है। यानी कि अब व्यक्ति ये नहीं सोच रहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, क्या सोच रहा है कि यार जो मैं बन सकता हूँ ना वो मैं बनूँ। ठीक है, वो खुद को पहचानने लगता है, वो खुद के अंदर जानने लगता है, वो कुछ सीखना चाहता है, वो वहाँ पर जाकर सीखने लगता है ताकि वो अपने अंदर जो दबी क्षमता है उनका पूर्ण प्रयोग करके अपना बेस्ट वहाँ पर दे सके। अब देखो एक क्वेश्चन क्या है कि ये पिरामिड ऐसा ही क्यों है, ये अपोजिट भी तो हो सकता था, क्यों नहीं है भाई। देखो शारीरिक आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, फिर जैसे जैसे कम होती जाती है ये पीक पॉइंट पर जाती है। आत्मविश्वास की आवश्यकताओं तक पहुंचने के लिए बहुत ब्रिलियंट पर्सन होते हैं, बहुत क्या होते हैं, हायर अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं वो लोग होते हैं। क्लियर। या फिर एक जो टैलेंटेड, अलग ही टैलेंटेड लोग हैं, जैसे कि संगीतकार को संगीत, पेंटर को पेंट करना चाहिए, कवि को कविताएं लिखनी चाहिए। ये सब क्या होता है, उनसे उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्म प्रसन्नता मिलती है। यानी कि ये पॉइंट लास्ट में कहता है कि जो एक मनुष्य बनना चाहता है ना और जो वो बन सकता है उसे हमेशा बनना ही चाहिए। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए भी मोटिवेशनल क्योट है। अब आपका 12th है और एक एग्जाम के बाद आप लोग कॉलेज लाइफ में जाओगे और अपनी लाइफ टोटली चेंज करोगे। ऑफकोर्स कहते हैं स्कूल तक तो ठीक है, एक जो पैटर्न था वही था, लेकिन अब आपके पास क्या होगी, बहुत सारे वाइड आपके पास चांसेस हैं कि कुछ भी आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो और बेस्ट बनकर दिखा भी सकते हो। क्लियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में कौन सी आती है। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में 2 आती हैं, आत्मविकास की और अहंकार की। क्लियर। और इसके बाद निम्न स्तर की आवश्यकताओं में कौन सी आती है, निम्न स्तर में आपकी आती है ये 3, सामाजिक, सुरक्षात्मक और शारीरिक। वापस याद कर लो, उच्च स्तर में अहंकारी और आत्मविकास और निम्न स्तर में सामाजिक और सुरक्षात्मक और शारीरिक। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा और ये विचारधारा भी समझ में आई होगी।
अब हम बात करेंगे हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा की। इसमें क्वेश्चन क्या है कि हर्जबर्ग ने इस विचारधारा का प्रतिपादन कहाँ किया या फिर शोध कहाँ पे किया, तो साइकोलॉजिकल सर्विस एट पिट्सबर्ग में उन्होंने अपने रिसर्च किया और प्रतिपादन किया। हर्जबर्ग के मतानुसार जब व्यक्ति कार्यस्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करते हैं तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहाँ वो काम करते हैं। इस वातावरण को जो घटक प्रभावित करते हैं, हर्जबर्ग ने उन्हें क्या करा है, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक के नाम से संबोधित करा है। ये घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित तो नहीं करते किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोक सकते हैं। इनके अनुसार 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो होते हैं स्वास्थ्य आरोग्य घटक और एक होते हैं अभिप्रेरक घटक। ठीक है, स्वास्थ्य घटक क्या बोलते हैं कि ये संस्था में होने ही होने चाहिए। ये एक एम्प्लॉय को काम करने के लिए अभिप्रेरित तो नहीं करेंगे पर उसको काम से असंतुष्ट भी नहीं होने देंगे, इरिटेट नहीं होने देंगे, परेशान नहीं होने देंगे, संस्था को छोड़ने के लिए कोई मौका नहीं देंगे। संस्था की नीतियाँ अच्छी होनी चाहिए, संस्था का प्रशासन अच्छा होना चाहिए, कार्यदशाएं जिनमें वो काम कर रहे हैं उनके एम्प्लॉय वो अच्छी होनी चाहिए, पर्यवेक्षण सुपरविजन बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पक्षपात हो रहा है, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध अच्छे होने चाहिए, वेतन या मजदूरी इनको डिस्क्राइब करने का कोई सेंस नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा नहीं आने वाला। जब आप आगे बड़ी क्लासों में जाओगे तब आपको प्रॉपर 1-1, 2-2, 3-3 पेज की एक थ्योरी मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चे जो बीकॉम एमकॉम करेंगे ये मान के चलो कि 11th की बीएसटी तो ठीक है फिर भी लाइक 30-40%, बट 12th की बीएसटी तो टिल एमकॉम तक आपके लिए थोड़ी यही चीज़ क्या होती जाएगी, वाइड होती जाएगी, बट ये टॉपिक्स कभी आपके लिए ख़त्म नहीं होंगे। अनुषंगी लाभ और कार्य सुरक्षा, ये सब घटक किसी भी कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं करते परंतु असंतुष्ट होने से रोकते हैं ताकि वे संस्था में काम करते रहें। अब है अभिप्रेरक घटक, ये वो घटक होते हैं जो संतुष्टि प्रदान करते हैं और काम अच्छे से करने के लिए क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। उपलब्धियाँ, अच्छे अचीवमेंट जो मैंने बताया, स्टार ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, क्लियर। मान्यता एवं सम्मान, जिसको जितनी अच्छी पहचान मिलती है वो अपना और अच्छा देने का प्रयत्न करता है। विकास, उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उन्नति और कार्य की प्रकृति, इन सबको अच्छे से याद कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या आ सकता है कि स्वास्थ्य घटक किसे कहा गया है, अभिप्रेरक घटक किसे कहा गया है। ये क्वेश्चंस जो मैं बोलती जा रही हूँ उन्हें लिखते जाओ, ठीक है, ताकि जब ये वीडियो क्लोज हो जाए तब आप अपने मन में जब रिकॉल करो तो इनके आंसर्स भी आपको याद आते जाएं। ठीक है, बुक के बाहर तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं और पासबुक की एक्स्ट्रा क्वेश्चन लर्न करने से अच्छा है हम चैप्टर के कोई इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें और जो क्वेश्चन जहाँ जिस पॉइंट पर बनते जा रहे हैं उनको वहीं पर हाईलाइट करते हुए चलें। ठीक है, इसके अलावा हर्जबर्ग ने अपना शोध कार्य कहाँ पर करा, क्लियर। अब है मैकग्रेगर की XY विचारधारा। मैकग्रेगर की XY विचारधारा क्या कहती है, इसके प्रतिपादक कौन थे, डगलस मैकग्रेगर। उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी थी, ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। ध्यान रखना पूरी किताब में जितनी भी पुस्तकें दे रखी है और उनके ऑथर दे रखे हैं वो अच्छे से याद करके जाना। मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिव्यक्ति और व्यवहार के संबंध में 2 परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। इन्होंने कार्यशील व्यक्ति की कार्य के प्रति उनकी धारणा को तो बताया है, एक्स और वाई समूह के रूप में उनका वर्गीकरण किया है। ऋणात्मक जो मान्यता है उनको बोला गया है एक्स और सकारात्मक जो मान्यता है उनको बोला गया है वाई। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है एक्स और वाई में ही कन्फ्यूज जाते हैं कि एक्स तो क्या है और वाई क्या है। मैंने प्रैक्टिकल जब मैं पढ़ाती हूँ एग्जाम में जब मैंने कॉपी चेक की है तो काफ़ी बच्चों ने क्या किया था, यही लिखा था एक्स को वाई और वाई को एक्स। तो फिर मैंने उनको शॉर्ट ट्रिक बताई थी लर्न करने की, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो एक्स फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक तरीके से गंदा, माइंड में रख लो, क्लियर। एक्स क्या, एक्स एकदम क्या होता है गंदा और वाई क्या होता है अच्छा, ठीक है। ये वाई अच्छा है नहीं है इससे हमें मतलब नहीं है, आप तो बस लर्न कर लो। क्यों, क्योंकि एक्स होता है गंदा तो उसका अपोजिट वाई होता है अच्छा, क्लियर। दो बेस्ट फ्रेंड्स होती है ना, ठीक है, और एक बेस्ट फ्रेंड की क्या हुई, पुरानी फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो बोलते हैं ना कि यार तेरी बेस्ट फ्रेंड गई ना क्योंकि वो बुरी थी, ठीक है। अब आई थिंक सब बच्चों को लर्न एकदम से हो जाएगा। एक्स विचारधारा कैसी, नेगेटिव, वाई विचारधारा कैसी, पॉजिटिव। एक्स विचारधारा में क्या क्या, एक्स विचारधारा कर्मचारी के प्रति नकारात्मक और निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, यानी कि इसके हिसाब से कर्मचारी कामचोर होते हैं, काम करना ही पसंद नहीं करते, क्लियर। अब जो इन्होंने 7 पॉइंट दे रखे हैं इनको बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट आप लोग बना लो जैसे मैं बताती जा रही हूँ। स्वभावतः आलसी कर्मचारी, क्लियर। इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें। स्वभावतः आलसी कर्मचारी, ठीक है, और उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले, परिवर्तनों का विरोध करने वाले, महत्वाकांक्षी नहीं होते, ठीक है। और इसके अलावा कर्मचारी स्वार्थी होते हैं, कर्मचारी से काम करवाने के लिए दंड का प्रयोग,
ठीक है, और आर्थिक और वित्तीय लाभों के लिए कार्यरत कर्मचारी। ये पॉइंट जो मैंने बोले हैं साथ साथ कॉपी में लिख लेना। वापस देख लो, स्वभावतः आलसी कर्मचारी। जहाँ पर भी इतने बड़ी बड़ी डिटेल्स आए हमेशा ध्यान रखो, पॉइंट टू पॉइंट बातें करो। मैं मेरे जो नॉर्मल ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी यही बात बताती हूँ, और आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मैं उनको भी यही सजेस्ट करूँगी कि इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है कि पॉइंट लिखो, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हो सकता है अगर कुछ भूल भी जाओगे ना और पॉइंट अच्छा है तो पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास काफ़ी सारी कॉपीज होती हैं, एक दो कॉपी तो होती नहीं है। और एक टाइम के बाद भी एग्जामिनर क्या होता है, हल्का हल्का हो सकता है कुछ और माइंड सेट हो, कैसा ही माइंड सेट हो उसका। अब उसने देखा कि चलो ठीक है बच्चे ने पॉइंट सही लिखे हैं, अंदर पढ़े नहीं पढ़े, अब मान लो आपको याद ही नहीं था, आपने कुछ भी लिखा लेकिन पॉइंट अच्छे लिखे तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना। वाई विचारधारा, ये क्या होती है, एकदम टिप टॉप अच्छी अच्छी, ठीक है। वाई अच्छी, याद हो गया, वाई यानी कि अच्छी वाली विचारधारा। वाई विचारधारा एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। ये बताती है कि मानव संसाधन अच्छे होते हैं, वो अपना काम मन से करते हैं, ठीक है। कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक और सहज क्रिया मानते हैं, तो स्वाभाविक एवं सहज क्रिया। नवीन विधि नव प्रवर्तन का स्वागत। महत्वाकांक्षी कर्मचारी, ठीक है। कल्पनाशील कर्मचारी, स्वप्रेरित कर्मचारी, ओके। योग्यता का अधिकतम प्रयोग करने वाले कर्मचारी। और लास्ट है आपका, ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते परंतु स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास हेतु काम करते हैं, तो स्वाभिमानी कर्मचारी। ये 7 पॉइंट्स आपके हो गए। थर्ड है आपकी विलियम आउची की जेड विचारधारा। अभिप्रेरणा की इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको गया है? अमेरिकन प्रबंधशास्त्री प्रोफेसर विलियम जी आउची को जाता है। किसको जाता है? अमेरिकन प्रबंधशास्त्री प्रोफेसर विलियम जी आउची। इन्होंने अपनी एक बुक, वापस कह रही हूँ, बुक पूरी आपकी बुक में जितने बुक और ऑथर है याद कर लेना, हो सकता है 1 से 2 बुक्स के राइटर आप लोगों से पूछ ली जाए। सेकेंड थिंग, ये बुक्स आगे जब आप बीकॉम एमकॉम वगैरह में पढ़ोगे, कंपटीशन के एग्जाम्स होगे, तो वहाँ पर भी पूछ जाती है कि किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी। तो इन्होंने कौन सी लिखी? थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंजेस। क्लियर? कब प्रकाशित हुई? 1981 में। क्लियर? 3 क्वेश्चन बन गए। आउची की बुक का नाम क्या है? आउची की विचारधारा का नाम क्या है? आउची की बुक कौन से सन में प्रकाशित हुई? और 1981 में आउची की कौन सी बुक प्रकाशित हुई? प्रोफेसर आउची ने अमेरिका और जापान की कई बड़ी कंपनियों की प्रबंध व्यवस्था का अध्ययन करने के बाद यह पुस्तक लिखी, और इस अध्ययन और शोध से प्राप्त निष्कर्षों को क्या बोला उन्होंने? जेड विचारधारा। किस पर फोकस करा इन्होंने अपना? अमेरिका और जापान की कंपनियों पर रिसर्च करा और उन दोनों में कंपेयर करके अपनी ये थ्योरी दी। जेड विचारधारा जापानी और अमेरिकी प्रबंध की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जेड विचारधारा किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? जापानी और अमेरिकी प्रबंध की तुलना पर। इसमें जापानी और अमेरिकी कंपनियों की अच्छाइयों को शामिल किया गया है। प्रोफेसर आउची ने मूल रूप से इस विचारधारा में जापानी प्रबंध की उन विशेषता को उजागर किया जिसकी वजह से यह अमेरिकी प्रबंध से श्रेष्ठ माना जाता है। प्रोफेसर आउची के अनुसार जापानी प्रबंध का मूल आधार क्या है? विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आउची के अनुसार जापानी प्रबंध का मूल आधार क्या है? 3 तत्व हैं, ट्रस्ट, ठीक है, सबटेलिटी और इंटीमेंसी। विश्वास, मर्मज्ञता और आत्मीयता। इनके अनुसार ये जो आपके थे कितने 7 पॉइंट कौन कौन से थे जो जापानी कंपनियों में उन्हें मिले? देखो, उन्हें अमेरिकन कंपनीज में नेगेटिविटी ज़्यादा मिली, जापानी कंपनी में पॉजिटिविटी ज़्यादा मिली। क्या क्या था? आजीवन रोजगार योजना, यानी कि एक एम्प्लॉय को वो लोग क्या करते थे, जिसको वो हायर कर रहे हैं तो उसकी कोशिश ये की जाती थी कि जबरन छुट्टी नहीं देंगे। क्लियर? और चाहे कंपनी को घाटा उठाना पड़े पर क्या करेगी वो, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब देगी ही देगी। तो उससे क्या होते थे, कर्मचारी अपनी संस्था के प्रति निष्ठावान हो जाते थे। मंद गति से मूल्यांकन और पदोन्नति, इसमें क्या होता था कि जापानी प्रबंधक ये मानते थे उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है बल्कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। अब एक संस्थान में उत्पादन एक व्यक्ति तो कर नहीं रहा, उससे पूरा समूह काम कर रहा है। अब मान लो उत्पादन अच्छा नहीं हो तो केवल किसी एक इंसान में ब्लेम डालोगे? नहीं डाल सकते। हो सकता है सभी ने अच्छा काम नहीं किया हो सकता है ग्रुप में 2 या 3 लोगों ने अच्छा काम नहीं किया हो। तो ये लोग क्या करते थे, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर पदोन्नत न करके इस आधार पर पदोन्नत करते थे कि वह कार्य समूह को किस प्रकार से अभिप्रेरित करते हैं। यहाँ पर मुख्य बात भी क्या थी कि आउची के अनुसार लंबवत पदोन्नति के स्थान पर समानांतर पदोन्नति की जाती थी। जापानी प्रबंधक सामान्यतः किसी व्यक्ति को रोजगार से हटाते नहीं थे और उनकी मान्यता है कि किसी व्यक्ति के गुण अवगुण का मूल्यांकन करने के लिए 1-2 वर्ष की अवधि
बहुत कम है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10 साल होनी चाहिए। जबकि इंडिया में तो क्या होता है, समझ में आया, इंडिया में तो प्रोबेशन पीरियड ही 2 साल है। किसी भी जॉब में अगर आप जाओगे गवर्नमेंट, तो वहाँ पे 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करा तो उनसे हटा दिया जाता है। जबकि जापानी क्या मानते थे कि कम से कम 10 साल चाहिए, और 10 साल तो एक बहुत लंबी अवधि हो जाती है। इसके बाद तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं सुधार लाकर उस संस्था में बना रहेगा। जीवन वृत्ति पद, जापान में प्रबंधकों की विशेषज्ञता पर अधिक बल नहीं देते थे। ठीक है, ये विचारधारा मानती है कि कर्मचारी की जीवन वृत्ति पथ का निर्धारण गैर विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए। जापान में यह प्रयास भी रहता है कि प्रबंधक समस्त विभागों के कार्य को समझे। ऐसा नहीं कि एक ही काम के पीछे उनको डाल दिया जाए और कहा जाए कि आप इसी में विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करो। मानवीयता पर बल, यानी कि इंसान को इंसान समझा जाता है, इंसान को कोल्हू का बैल वहां पर नहीं समझा जाता। सामूहिक निर्णय, वहां पर क्या होता था, पर्सनल एम्प्लॉयज यानी कि जो मैनेजर वगैरह होते थे, निर्णय ना लेकर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। मानव संसाधन विकास, उनके अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का विकास किया जाना चाहिए, उनको प्रॉपर शिक्षण प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि हर कर्मचारी का विकास हो। अनौपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण कैसा होता है कि जेड विचारधारा बताती है संस्था के कर्मचारी के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करना चाहिए और उन पर अनौपचारिक तरीके से नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि औपचारिक। औपचारिक में हो सकता है सजा का प्रावधान हो, जुर्माने का प्रावधान हो, पर अनौपचारिक तरीके से मान लो एक मैनेजर के अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं, उनको वो अपने एक नॉर्मल दोस्ती के लेवल पे कहते हैं कि यार तुम ऐसे काम ना करके ऐसे कर लो, तो वो मच बेटर है बजाय ऐसे कि अगर अच्छा तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। क्लियर? ये डिफरेंस आपको इस विचारधारा में मिलेगा। जबकि अमेरिकन कंपनीज में ह्यूमैनिटी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब मैं स्टार्ट करूंगी आपकी चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपकी चैप्टर की पीडीएफ ही ले ली है और हम उसको चैप्टर की पीडीएफ से ही रिलेट करके सीधे सीधे पढ़ेंगे। नेतृत्व के चैप्टर में आपके पास क्या क्या है? एक तो है अर्थ और परिभाषा। क्लियर? उसके बाद क्या आता है फिर आपकी नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताओं के बाद आपके पास थे वहाँ पर एक नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो वो गुण किसके अनुसार थे? अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों के अनुसार, और फिर उनके अकॉर्डिंग जो कॉमन गुण थे वो हैं। आइए अब हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखो, नेतृत्व, नेतृत्व को भी आप किससे रिलेट कर सकते हो? आपके क्लास के मॉनिटर से। वो क्या कर रहा है? आपकी क्लास का नेतृत्व कर रहा है, आपका क्लास की लीडरशिप कर रहा है। एक क्लास में मान लीजिए प्रोजेक्ट्स मिले और ग्रुप्स बनाए गए, तो उन ग्रुप्स का भी क्या होगा? एक लीडर होगा, या तो वो टीचर अपॉइंट करेगी या फिर आप खुद ग्रुप में से क्या करोगे, अपने एक फ्रेंड को अपॉइंट करोगे। क्यों? क्योंकि होता है ना एक तरीके से भाई कोई ना कोई लीडर होना चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चले। ठीक है, जिसको आप क्या करो अपनी जिम्मेदारी बता सको। या फिर अब जैसे 5 लोगों का ग्रुप है, अगर सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होंगे। तो फिर ट्राई किया जाता है कि ठीक है यार, हम 5 में से क्या रहेगा, एक क्या रहेगा लीडर, कि हम हमारे आइडियाज़ आपको बताएंगे और आपको क्या करना है, बेस्ट चूज़ करना है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है उसका ध्यान किसको रखना है, आपको रखना है। आप प्रेजेंट किसको करना है, उस लीडर को करना है। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में भी क्या होता है, लीडर होता है। उसी लीडर की हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। पहले उसका अर्थ जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड परिभाषाएं जानेंगे, और उस लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, देखो, प्रबंध जगत में नेतृत्व का क्या है, अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह संस्था की सफलता या असफलता हेतु काफ़ी हद तक नेतृत्व जिम्मेदार होता है। आ रही है बात समझ में? कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था सफलता के सोपानों को पार नहीं कर सकती। रुकिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसमें। अब ठीक है। प्रत्येक संस्था में समूह द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का श्रेष्ठ निष्पादन कुशल नेतृत्व से ही संभव है। यहाँ तक भी माना जाता है कि कोई भी संस्था तभी सफल होगी जब उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका का भी वहन करेगा। हमने पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने प्रबंध की भूमिकाएं पढ़ी थी, उसमें एक भूमिका क्या थी? नेता की भूमिका भी थी, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो। सेकेंड थिंग, जो भी बच्चा मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट से ही नहीं, बाकी अकाउंटेंसी, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड न्यूज़, इनफैक्ट जो बच्चे 12th के बाद कॉलेज में जाने वाले हैं, कॉलेज रिलेटेड न्यूज़ वगैरह भी, ठीक है, क्या कोर्स अच्छा है क्या नहीं, ये सब भी जानकारी आपको मेरे चैनल से कंटिन्यूटी में मिलती रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। पीटर एफ ड्रकर, इन्होंने ट्रकर लिख दिया, ट्रकर नहीं है, क्या है? ड्रकर।
प्रबंधक किसी व्यावसायिक उपक्रम का प्रमुख और दुर्लभ प्रसाधन है। अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का प्रमुख कारण क्या होता है? अकुशल नेतृत्व ही होता है। आ रही बात समझ में? मान लो किसी भी संस्था में उसका क्या है, नेतृत्व करने वाला ही पर्सन अच्छा नहीं है, तो वो संस्था क्या है, डूबेगी डूबेगी। अब जैसे बहुत बार इलेक्शन होते हैं, क्लियर, हमारे पास बेसिक पार्टीज कौन सी रहती है? भाजपा और कांग्रेस, जिनको हम जीतते हुए देखते हैं। बट बहुत बार आप नोटिस करते हो ना, निर्दलीय पार्टी भी जीतती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पार्टी से मतलब नहीं है, वहाँ पर मतलब है उनका नेता अच्छा है। आ रही बात समझ में? और बहुत बार भाजपा और कांग्रेस भी हार जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो लीड कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया से जो बंदा लीड कर रहा है, वो क्या है, वो अच्छा नहीं है, यानी कि हमारा नेता ही अच्छा नहीं है। आई बात समझ में? अब है आपके फ्रैंकलिन जी मूरे और किथ डेविस, चेस्टर आई बर्नार्ड, वीरिच और कुंज, इन सब ने क्या करा है, नेतृत्व को अपने अपने शब्दों में परिभाषित भी करा है। हर किसी ने अलग अलग तरीके से देखा और परिभाषित करा। चेस्टर आई बर्नार्ड क्या बोलते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसे वे सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। नेता किसी एक इंसान को तो क्या करता है, मार्गदर्शित करता नहीं है, वो क्या करता है, एक समूह क्रिया में जितने लोग लगे हैं उन सभी का मार्गदर्शन करता है। ओके। वीरिच और कुंट्ज के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या करते हैं, स्वेच्छा और उत्साहपूर्वक प्रयास कर सकते हैं। एक नेता जितना अच्छा होगा ना, वो अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगा। अगर देखा जाए तो बहुत बार आपने देखा होगा कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वो लोगों को अच्छा काम करने के लिए या जो भी काम वो करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए लीड कर रहे हैं। क्लियर? तो वीरिच और कुंज ने यही कहा है कि नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला अथवा प्रक्रिया है जिससे वे क्या करते हैं, समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वेच्छा और उत्साहपूर्वक प्रयास कर सकते हैं। बहुत बार आपकी टीचर भी क्या करते हैं, आपको इस तरीके से मोटिवेट कर देती हैं कि बस नहीं, अब तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मुझे ही लेकर आने हैं। हर बच्चे का माइंडसेट कैसा होता है कि नहीं यार, 100 आउट ऑफ 100 मुझे ही लेकर आने हैं। अभी अगर मैं ही ऐसी कोई बात बोलूँ आपको कि ठीक है कि जो भी बच्चा 90+ लेकर आएगा BST में मेरे चैनल से पढ़ने के बाद, और क्या करेगा, मुझे टेलीग्राम पर मेरे चैनल पर ये बात बताएगा कि ठीक है मैम, आई प्रॉमिस यू कि मैं 90+ लेकर आऊँगा। ओके, और जैसे ही मेरा रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, तो मैं आपको क्या दूंगी, एक प्राइस मेरी तरफ से उस बच्चे को जो मुझे टेलीग्राम चैनल पर अभी प्रॉमिस करेगा कि मैम मैं एग्जाम में 90+ लेकर आऊँगा। और ये मैं आपको ऐसा नहीं एग्जाम्पल देने के लिए बोल रही हूँ, ये बात मैं रियल में बोल रही हूँ कि जो बच्चे मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आकर ये बात का प्रॉमिस करेंगे कि मैम हम क्या करेंगे, 90+ BST में अचीव करेंगे और आपको शो करके दिखाएंगे। ओके, तो उन बच्चों को मेरी तरफ से एक प्राइज रहेगा। क्लियर? गुड लक टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आई होप कि सभी बच्चों के मार्क्स बहुत 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 अच्छे आए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है किसके, आपके जॉर्ज आर टेरी। ये क्या कहते हैं कि नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। पारस्परिक उद्देश्य यानी कि संस्था से रिलेटेड जो भी आपके उद्देश्य हैं उनके स्वैच्छिक, यानी कि इस तरह से मोटिवेट कर दो कि उनके अंदर से इच्छा जागृत होने लगे कि भाई मुझे तो ये उद्देश्य प्राप्त करने ही करने हैं। उसके बाद है आपकी चौथी परिभाषा फ्रैंकलिन जी मूरे के अनुसार नेतृत्व व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया करने के लिए तैयार करने की योग्यता है। ये क्या बोलते हैं कि भाई नेता अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने साथ काम कर रहे लोगों को क्या करता है, इस तरीके से तैयार कर देता है कि वो नेता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। फिर किथ डेविस बोलते हैं कि नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की योग्यता है। यह मानवीय तत्व है जो एक समूह को एक सूत्र में बांध के रखता है और लक्ष्यों की ओर अभिप्रेरित करता है। किथ डेविस ने थोड़ी सी डेफिनेशन को खींच दी। आ रही है बात समझ में? थोड़ी सी लंबी हो गई, बातें वही हैं कि पूर्व निर्धारित उद्देश्य है, उनको उत्साहपूर्वक क्या करना है, प्राप्त करना है। मानवीय तत्व है क्योंकि जैसे अभिप्रेरित किसी और को नहीं किया जा सकता, टीवी को, कंप्यूटर को, मशीन को, जानवरों को, वैसे ही नेतृत्व भी क्या होता है, मशीनों का, कंप्यूटरों का नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या मैटर करता है, मानवीय तत्व। मेरे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है चेस्टर आई बर्नार्ड, जॉर्ज आर टेरी और फ्रैंकलिन जी मूरे, क्योंकि ये क्या है, बहुत ईजी डेफिनेशन है। सेकंड बात, अगर डेफिनेशन आती है कि नेतृत्व की परिभाषा लिखो तो आप किसी की भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑथर सही होना चाहिए और उसके आगे लिखे उसके शब्द भी सही होने चाहिए। साथियों किस में होनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास में होनी चाहिए। और अर्थ अगर आता है तो जो भी परिभाषाओं से हम निष्कर्ष निकालते हैं अगर वो आप लिखते हैं तो बेस्ट है। क्लियर? अब हम क्या बात करेंगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष रूप में क्या कहा जा सकता है, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि
नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार प्रभावित कर देता है कि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक रूप से और उत्साहपूर्वक तैयार हो जाएं। दूसरों को प्रभावित करने और उनके साथ पूर्ण सहयोग व्यवहार करने का कार्य है तथा इसमें अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं का मार्गदर्शन भी किया जाता है। देखो, जो निष्कर्ष होता है जरूरी नहीं है बुक में से याद करो। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, तो निष्कर्ष आप अपने मन से भी बना सकते हो। क्लियर। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में। नेतृत्व की विशेषताओं के जो पॉइंट है मेन वो कर लो, क्योंकि देखो इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, इस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है इसमें? जो इंपॉर्टेंट बनता है वो नेतृत्व के गुण ही बनता है। बस ये हो सकता है कि किसी प्रबंध शास्त्रीय गुण पूछ लिए जाए या फिर कॉमन गुण पूछ लिए जाए। अगर कॉमन गुण पूछे जाते हैं ना तो मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे को लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, आप अपने अकॉर्डिंग एक अच्छे टीचर में, एक अच्छे मॉनिटर में क्या क्या चीज़ देखते हो। क्लियर। वही सब अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना तो आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। अगेन आई एम सेइंग बीएसटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना इंटरेस्ट और प्रैक्टिकल लेके चलोगे ना अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करते हुए, उतना ही सब्जेक्ट को पसंद करने लगोगे। क्लियर। अब हम बात करें आपकी 10 जो विशेषताएं बताई गई हैं। पहला है व्यक्तिगत गुण। क्या कहता है व्यक्तिगत गुण? कि नेता तो नेता का व्यक्तिगत गुण है, हर किसी में नहीं हो सकता। क्लियर। क्लास का मॉनिटर हर किसी को तो नहीं बनाती टीचर। क्यों नहीं बनाती? क्यों? क्योंकि उसी बच्चे को बनाती है जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा स्पेशल और बच्चों से होता है। यह नेता का भौतिक गुण नहीं है, अपितु उसका व्यवहारिक गुण है। नेता तो सीखा नहीं जाता, हालांकि आजकल लीडरशिप वगैरह के थोड़े बहुत कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, बट नेता तो क्या एक नेचुरल क्वालिटी है। नेता अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है और उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। बर्नार्ड ने भी लिखा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। क्लियर। इसके बाद है अनुयायी। ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है। अनुयायी तो भाई नेता क्या किसको वो करेगा, किसका नेतृत्व करेगा? अपने अनुयायियों का तो करेगा। अनुयायी कौन होते हैं? जो एक नेता को फॉलो करते हैं, उसका क्या करते हैं? अनुयायी करते हैं। ठीक है, उनकी बातें मानते हैं, वो कौन कहलाते हैं? तो एक नेता के अनुयायी। अनुयायियों के बिना कोई नेता नहीं हो सकता। प्रभावित करने की कला, एक नेता में क्या होती है? प्रभावित करने की कला होती है, तब जाके तो वो अपने क्या करता है, जो भी उसके अधीनस्थ लोग होते हैं उनको अपनी बातें मनवाता है, उनका मार्गदर्शन वो करता है। फिर है हितों की एकता। नेतृत्व और उसके अनुयायियों के हित एक समान होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेता के तो खुद के पर्सनल उसने ऑब्जेक्ट्स ले लिए और अनुयायियों को वो क्या कर रहा है? पागल बना रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेता और उसके अनुयायी सबके उद्देश्य समान होने चाहिए और उनसे मिलने वाला फायदा भी समान होना चाहिए। वरना ऐसा होता है अक्सर कि जो अनुयायी होते हैं वो अपने नेता को नकार देते हैं। नेतृत्व क्षमता विकसित और प्राप्त की जा सकती है। वैसे तो देखो देखा जाए ना तो ये क्या होती है? गॉड गिफ्टेड होती है मेरे अकॉर्डिंग, या फिर जो भी अगर रिसर्चेज हुए वो भी मानते हैं कि ये क्या होती है? गॉड गिफ्टेड और एक नेचुरल जो मिली होती है वो ये कला होती है। बट अब जो कोर्सेज वगैरह होने लगे हैं वहाँ से भी आप उनको क्या कर सकते हो? एक नेतृत्व के आर्ट को सीख सकते हो। परंपरागत अवधारणा तो यही रहती है क्या कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। लेकिन आधुनिकता क्या कहती है कि नेतृत्व का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। इस क्षमता की प्राप्ति के लिए नेतृत्व कार्य वातावरण, अधिकार, पहलपन, आत्मविश्वास आदि तत्वों को काम में आप ले सकते हो। क्लियर। 6 पॉइंट कहता है परस्पर संबंधों पर आधारित। नेतृत्व परस्पर और आपसी संबंधों पर आधारित होते हैं। किस किस के मध्य होते हैं ये संबंध? ये होते हैं अनुयायी और नेता के मध्य, नेता और नेता के भी मध्य होते हैं, और अनुयायी और अनुयायियों के मध्य होते हैं। देखो, दो पार्टीज मान लो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को कॉम्पीट कर रही हैं, तो नेता और नेता के मध्य संबंध कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नकारात्मक भी हो सकते हैं। क्लियर। वहीं पे क्या हुई? दो पार्टीज ऐसी मिली जो सेम काम के लिए क्या करने वाली थी? कुछ आंदोलन करने वाली थी या कुछ भी काम करने वाली थी, तो उनको क्या लगा कि यार जब दोनों टीम अलग अलग कर रही तो क्यों ना हम साथ करें। तो संबंध कैसे हुए? नेता नेता के, अनुयायी अनुयायियों के, और नेता और अनुयायियों के। क्लियर। इसके बाद है हमारे पास 7 पॉइंट। आपका 7 पॉइंट बोलता है अनुकरणीय आचरण। नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं, अतः नेता का आचरण कैसा होना चाहिए? जो उसके अनुयायियों के समक्ष एक आदर्श हो। ऐसा नहीं है कि नेता तो खुद ही बहुत तरीके की क्या है, व्यसनों से ग्रसित है, बहुत बुरी आदतें हैं, अच्छे काम नहीं करता, लोगों को बुरा भला कहता है, तो लोग उसको फॉलो करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक टाइम बाद लोग उसको फॉलो करना बंद कर देंगे। हो सकता है कि लोग अपनी मजबूरी में थोड़े दिन उसको अपना नेता मान लें, बट फिर उसका क्या करने लग जाते हैं? वो लोग बहिष्कार करने लग जाते हैं। 8 पॉइंट कहता है गतिशील प्रक्रिया। देखो बीएसटी में अधिकतर जो भी प्रक्रिया वगैरह है ना, जो भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है? गतिशील है, सतत है, वो कभी नहीं रुकते। नेतृत्व की प्रक्रिया कभी रुकती है क्या? कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि किसी संस्था में काम कभी नहीं रुकेगा, और काम अगर नहीं रुकेगा तो नेतृत्व की प्रक्रिया भी नहीं रुकेगी। फिर है 9 पॉइंट औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है।
औपचारिक यानी कि जो प्रबंधकीय स्तर पर आपके कागजों में लिख कर आया कि भाई ये आपके मैनेजर है, आपको उनके अंडर में काम करना है। अनौपचारिक यानी कि आपने खुद के मन से किसी को जो लीडर मान लिया, क्लियर, तो वो हो गया आपका अनौपचारिक। 10th पॉइंट कहता है सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, ठीक है, सभी प्रबंधक क्या हो, नेता हो, ये जरूरी नहीं है। नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। प्रबंधक के पास अन्य व्यक्ति से कार्य करवाने हेतु अधिकार तो होते हैं, लेकिन नेतृत्व व्यक्ति को क्या करता है, स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक प्रबंधक आपको मजबूर करके काम करवा सकता है, क्यों, क्योंकि आप उसके अंडर में हो कि भाई ये काम करना है तो करो और एनी हाउ मुझे करके दो, वरना फिर तुम्हारी सैलरी कटेगी या कुछ भी। लेकिन वहीं क्या, एक नेता क्या होता है, स्वेच्छा से प्रेरित करता है कि नहीं यार अगर आप ऐसा करोगे ना तो देखो मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, अगर हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो हमारे ग्रुप का क्या होगा, गोल जल्दी अचीव होगा। तो फिर जल्दी ही क्या होता है, एम्प्लॉय काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो देखा जाए तो क्या है, नेतृत्व और प्रबंध में अंतर होता है। अब किसकी बात करेंगे, नेता के गुण की, कि एक नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब देखो नेता के गुणों की अगर बात करें तो हमको किस किस के दे रखे हैं, अलग अलग आपके प्रबंध शास्त्रियों के। हेनरी फ्योल, मेरे अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हेनरी फ्योल के द्वारा बताए गए, चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा बताए गए और सीएल उर्विक के द्वारा बताए गए, ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ने को आप सारे पढ़ लीजिए, ठीक है, और इन पॉइंट्स में क्या है, कुछ सेम ही, ऐसा नहीं कि सबने बिल्कुल अलग अलग दिए हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। इट्स ट्रू मच बेटर, मेरे अकॉर्डिंग आप केवल किसको पढ़ो, हेनरी फ्योल को, चेस्टर आई बर्नार्ड को, सीएल उर्विक को। हेनरी फ्योल के अनुसार स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता, योग्यता और मानसिक संतुलन, नैतिक गुण, ज्ञान और प्रबंधकीय योग्यता। इसके बाद हम बात करें, ठीक है, चेस्टर आई बर्नार्ड, इनके अनुसार कितने हैं ये, 7। देखो ये जरूर याद रख लो कि हेनरी फ्योल के अनुसार कितने गुण हैं, 5। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार कितने गुण हैं, 7। कौन कौन से, निर्णय क्षमता, उत्तरदायित्व, विनम्रता, बौद्धिक क्षमता, स्फूर्ति, सामाजिक चेतना, सुंदर व्यक्तित्व। बिल्कुल हेनरी फ्योल से डिफरेंट, एक भी मैच यहाँ पर कॉमन नहीं करा। इसके बाद हम बात करें किसकी, सीएल उर्विक की, इनके भी कितने हैं, 5, तो कितने हो गए, 5 7 5, 5 7 5 किसके, हेनरी फ्योल के, चेस्टर आई बर्नार्ड के और सीएल उर्विक के। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें ये भी पता है ना कि कितने पॉइंट हैं और एक दो हम भूलते हैं तो एटलीस्ट हम मन से लिख सकते हैं। क्या क्या है, साहस, इच्छा शक्ति, मस्तिष्क की लोचशीलता, ठीक है, और आपका इसमें क्या आएगा, ज्ञान के इन्होंने निम्न गुणों का वर्णन किया, चारित्रिक बल। देखो ये जो 4th पॉइंट है ना, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये गलत दिया गया, इसमें आएगा कि केवल चारित्रिक बल, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो कॉमन गुण है वो जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आ सकते हैं। अब हम उन कॉमन गुणों की यहाँ पर बात करेंगे, क्लियर। कॉमन गुणों में आपके सबसे पहले है उत्तम स्वास्थ्य। एक नेता जब तक खुद क्या होगा, उसका उत्तम स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक वो अच्छे से काम भी नहीं कर सकता। अगर इंसान का माइंड ही एक्टिव नहीं है, वो खुद बीमार है, तो वो कहाँ से आइडियाज़ क्रिएट करेगा, कहाँ से लोगों को मोटिवेट करेगा, कहाँ से वो खुद काम करेगा। एक उत्तम स्वास्थ्य नेता की आधार बिंदु है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक नेता का उत्तम स्वास्थ्य होना क्यों आवश्यक है। कुशाग्र बुद्धि, एक नेता जितनी कुशाग्र बुद्धि वाला होगा उतने अच्छे निर्णय लेगा, उतने अच्छे तरीके से प्लान्स बनाएगा और उतने अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करेगा। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, नेता में खुद में कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो लोगों को लीड कैसे करेगा, लोगों की प्रॉब्लम आगे वाले प्रशासन के सामने कैसे रखेगा, इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जब इंसान का खुद में आत्मविश्वास नहीं होता तो कोई और भी उसके ऊपर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं होता। स्फूर्ति और सहिष्णुता, एक कुशल नेता में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक नेता जिसमें आत्मविश्वास होता है वो दूसरों का विश्वास जीतने में भी सफल होता है, ठीक है। इसके बाद है आपके उर्विक ने क्या लिखा है यहाँ पर, उर्विक ने लिखा है कि अनुयायियों का पूर्ण विश्वास प्राप्त करने के लिए नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए। किसी ने सही लिखा है कि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास है। अगर जनरल लाइफ में भी देखा जाता है, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो सब लोग आप पर विश्वास करने के लिए रेडी होते हैं। वहीं पर आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज है, आप खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पा रहे तो कोई और भी आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कहते हैं ना कलंक नहीं लगे होने चाहिए, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में, या फिर ठीक है चरित्र अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोगों को प्रेरणा दे। अब हो सकता है उसने खुद ने कुछ गलत काम कर रखे हो तो वो लोगों को कैसे बोलेगा कि तुम लोग ये काम करो, क्योंकि लोग उसको पलट के क्या बोल सकते हैं कि पहले अपना आप वो देखें कि आपने कितने गलत काम करे, उसके बाद हमें मोटिवेट करें। निर्णय क्षमता, एक नेता की निर्णय क्षमता बहुत ज़्यादा शार्प होनी चाहिए, क्योंकि उसे बार बार निर्णय लेने पड़ते हैं और जितना अच्छा वो निर्णय लेने में होगा उतनी जल्दी वो निर्णय ले पाएगा।
शिक्षण व तकनीकी योग्यता, एक नेता में अपने अनुयायियों के कार्यों का अवलोकन करने, उनकी त्रुटियों का पता लगाने और इनमें आवश्यक सुधार करने की भी योग्यता होनी चाहिए। नेता में अपने अनुयायियों की जिज्ञासा को शांत करने और अच्छा मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेता को अपने कार्य से संबंधित कार्यविधि, तकनीक, ज्ञान, नियम, कानून आदि की जानकारी भी होनी चाहिए, तब जाके तो वो गलत सही सब में भेद कर सकता है, प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको सॉल्व कर सकता है। क्लियर। इसके बाद है आपका अभिप्रेरण योग्यता। 8th पॉइंट है अभिप्रेरणा की योग्यता। एक नेता में अपने अनुयायियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने हेतु प्रेरित करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने अनुयायियों की रुचियों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं आदि को समझने और उन्हें संतुष्ट करने की योग्यता भी होनी चाहिए, जिससे वो क्या करे, अपने अनुयायियों को प्रेरित कर सके। दूरदर्शिता, दूरदर्शिता क्या होती है, करंट कंडीशन को देखते हुए भविष्य की प्लानिंग बना लेना क्या कहलाती है आपके दूरदर्शिता। तो एक नेता को ऐसा भी होना चाहिए जो करंट की सिचुएशन देखकर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग्स बना सके। मानवीय दृष्टिकोण और मानव संबंधों के निर्माण का दृष्टिकोण, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, यानी कि वो इंसान को इंसान समझे। ऐसा नहीं है कि वो एक नेता है तो अपने अकॉर्डिंग लोगों को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स दी है, क्लियर, बट मैंने जो पॉइंट है वो मेरे शब्दों में बिल्कुल एक बेसिक तरीके से क्लियर करा है, और मैं मेरी ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये पूरा पूरा जो आपको लिखा है, देखो पहली बात तो ये वर्ड टू वर्ड याद करना भी नहीं होता। वर्ड टू वर्ड क्या याद करना होता है, डेफिनेशन। इन पॉइंट्स को तो जितना आप अपने वर्ड्स में लिखोगे उतना अच्छा एग्जामिनर इसको चेक करता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि आपको इस चीज़ की समझ है। उत्तरदायित्व की भावना, एक नेता में उत्तरदायित्व को स्वीकार करने और उसकी पूर्ति करने की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसने जिम्मेदारी ले ली और जब उसकी जिम्मेदारी पर कोई बात आई तो क्या बोला कि नहीं नहीं मैं तो उसके लिए जिम्मेदारी नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नेता अपने उत्तरदायित्व की पूर्णता क्या होना चाहिए, उसके लिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए। समूह भावना, एक नेता का व्यक्तिगत हितों के बजाय सामूहिक हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही के गोल्स क्या कर रहा है, अपने अनुयायियों के पीछे पूरा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर अनुयायियों में कोई उसका बहुत खास है उसके गोल्स को पूरा करने की कोशिश करे, तो ये बहुत गलत होता है। उसमें समूह भावना होनी चाहिए ताकि वो उसके अनुयायी जो है जिन्होंने उस पर पूरा विश्वास किया है वो उन सबकी क्या करे, आकांक्षाओं पर खरा उतरे और समूह भावना लेकर चले। मिलनसारिता और कुशल व्यवहार, ठीक है, एक नेता मिलनसार और व्यवहार कुशल होना चाहिए, तभी तो वो लोगों को अपना बना सकता है, तभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, लोगों को जान सकता है, लोग उसको जान सकेंगे और लोग उससे हैप्पी रहेंगे। ठीक है, ये चैप्टर देखो बहुत ज़्यादा इजी था, इसलिए मैंने इसकी PDF ली थी। अब आपके पास कितने बचते हैं, हमने कंप्लीट कर लिए हमारे 5 चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स बचते हैं। और आज डेट कितनी हो गई है, आज डेट है आपके 10, यानी पूरे 11 दिन आपके पास हैं और 10 चैप्टर डेली एक एक करेंगे, और बीच में एक सेशन ऐसा ले लूँगी जिसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बच्चे बिल्कुल बेसिक से हैं, सब लोगों ने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही ली थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स और BST के एग्जाम में कितना था, केवल 1 दिन का डिफरेंस था, तो सबको थोड़ा थोड़ा तो याद होगा। बाकी हम यहाँ पर केवल एक रिविजन सेशन ही ले रहे हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहना और जो भी प्रॉब्लम आए शेयर करते रहना। बाय बाय।